मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होते चले जा रहे हैं और अब यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री भी हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ की एंट्री के बाद ये चुनाव और गंगा और यमुना के पानी तक पहुंच चुका है। गंगा यमुना में डूबने तक की बातें भी अब सामने आने लगी है। चर्चा होगी इस पर, लेकिन महाराष्ट्र से गृह मंत्री अमित शाह को जिस तरह से चुनौती मिल रही है, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने उनको जिस तरह से चुनौती दी है, वो भी दिलचस्प है। इन सब पर इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। तमाम जो ब्रेकिंग खबरें हैं उन पर चर्चा होगी, ताज़ा तरीन खबरों पर। लेकिन पहले बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। किस तरह से चुनाव में मुद्दे पीछे हैं लेकिन वाद विवाद वो सामने दिखाई पड़ रहे हैं, आगे दिखाई पड़ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कानून व्यवस्था दिल्ली की वास्तव में ध्वस्त हो चुकी है। दिल्ली की कानून व्यवस्था जाहिर सी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है, क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली पुलिस वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। तो इसको लेकर अब एक और विवाद छिड़ गया है। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच संबंधों में तल्खी को लेकर खबरें पहले ही चलती रहती हैं। अब इस मुद्दे पर जब दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गृह मंत्री अमित शाह को घेरने की एक तरह से कोशिश दिखाई पड़ रही है, जो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कहते दिख रहे हैं, तो ये विवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर और ज्यादा भड़क सकता है, बढ़ सकता है। इसको लेकर कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच संबंधों में किस तरह से तल्खी है। तो अमलेंदु जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा है, हम लोग सुनाते भी हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर कहा क्या है, कि किस तरह से उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल तो अक्सर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर सवाल उठाया है कि वो भी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पहले सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, उसके बाद ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से दिल्ली की कानून व्यवस्था के मसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच की तल्खी वो दिखाई पड़ रही है। ठीक की जा सकती है, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को क्लीन चिट दे रहे हैं, अगर इसी हिसाब से देखा जाए। लेकिन क्या ये बात योगी आदित्यनाथ को नहीं मालूम है कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो किसके हाथ में है, अगर उन्होंने सवाल उठाए हैं अमलेंदु जी। और ये भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं के जो बड़े नेता हैं उनके बीच में जिस तरह से राजनीतिक विरोध की खबरें आती रहती हैं, उससे ये भी तो ये पता चल रहा है कि इसका मतलब अरविंद केजरीवाल की निगाह में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि वो कह रहे हैं उनको ट्रेनिंग दे। हाँ, नहीं, अरविंद केजरीवाल की नज़र में है कि नहीं है ये तो पता नहीं उत्तर प्रदेश की कैसी कानून व्यवस्था, लेकिन उन्होंने इसके जरिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच एक तरीके से कहा जाए फासला बढ़ाने की कोशिश की है और बीजेपी के नेताओं के बयानों के जरिए ही बीजेपी के नेताओं को घेरने की कोशिश की है। अमित शाह जो के नाम तो नहीं लिया था योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे और कहा था कि बांग्लादेशियों के सहायता से आम आदमी पार्टी के लोगों ने दिल्ली में दंगा कराया। इस पर पलटवार किया अरविंद केजरीवाल ने कि योगी जी आए थे और वो जो थे वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। और वो योगी जी कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ यूपी में गैंगस्टर खत्म कर दिए और दिल्ली में जो 11 गैंगस्टर वो पूरी दिल्ली को संचालित कर रहे हैं। बच्चे घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, महिलाएं घरों से नहीं निकल पा रही हैं। तो योगी जी जो है वो बैठकर अमित शाह को थोड़ा पढ़ाएं, समझाएं कि कानून व्यवस्था कैसे ठीक की जाती है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो अब इस पर प्रतिक्रिया आनी चाहिए अमित शाह की और योगी आदित्यनाथ की, दोनों की प्रतिक्रिया आनी चाहिए। केजरीवाल जो कह रहे हैं उसमें कितना सच है और कितना गलत है कि योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह पर सवाल उठाए कि नहीं उठाए। अगर दिल्ली में आकर योगी आदित्यनाथ दिल्ली की कानून व्यवस्था पर कोई सवाल उठा रहे हैं तो समझिए जाहिर सी बात है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है, तो उनसे ही सवाल इसका मतलब योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि योगी जी को ये जानकारी नहीं है, भाई एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे राज्य में जब प्रचार करने जा रहे हैं तो वहाँ की क्या संवैधानिक व्यवस्था है उसका उनको भान निश्चित तौर पे होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को घेरना चाहते थे तो ये लगता है कि दांव उल्टा पड़ गया, चूंकि अमित शाह ने उनकी इसी बातों के जरिए उल्टा घेर लिया है भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल। तो अभी लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर कह रहे हैं कि उनको
अमित शाह को, गृह मंत्री अमित शाह को सीख लेनी चाहिए योगी आदित्यनाथ से। योगी आदित्यनाथ उन्हें बताएं, ट्रेनिंग दे कि गृह मंत्रालय कैसे चलाया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ट्रेनिंग दे दी है अरविंद केजरीवाल को और उनको कहा है सीधे तौर पर कि हम तो अपने पूरी कैबिनेट के साथ, मंत्रिमंडल के साथ गंगा में डुबकी लगा कर आए हैं, आप भी यमुना में डुबकी लगा कर देखिए। तो ये अभी योगी आदित्यनाथ का ये बयान हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन इससे ये भी पता चल रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस तरह से मुद्दों को रास्ता किस तरफ ले जाया जा रहा है, उनका रास्ता किधर तय किया जा रहा है, ये भी इससे पता चलता है। काफी देर बाद योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, चूंकि वो काफी व्यस्त है इस समय यहाँ कुंभ में, प्रयागराज में जो हो रहा है। हालांकि आज वो मिल्कीपुर में है और मिल्कीपुर में उन्होंने एक बार फिर अयोध्या के लोगों को याद दिलाने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जो सीख दे गए हैं दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को, वो उन्होंने क्या कहा है उसको सुनते हैं। और इस तरह से अब डुबकी लगाने की, गंगा में डुबकी लगाने की और यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दी जा रही है एक दूसरे पार्टियों के नेताओं को। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, उसको सुनते हैं। एंट्री हो रही है, डुबकी लगाने की चुनौती दी जा रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। लेकिन बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि जल्दी ही महाराष्ट्र को एक और डिप्टी सीएम मिलने वाला है। और अगर ये खबर सही है संजय राउत की, तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि महाराष्ट्र में जो महायुति है यानी एनडीए गठबंधन है, वो किस तरह से बिखराव के रास्ते पर जाता दिख रहा है। अमलेंदु जी, और क्या खबर है, संजय राउत ने क्या कहा है और किस आधार पर उनको ये लग रहा है कि तीसरा डिप्टी सीएम भी महाराष्ट्र को मिलने वाला है? समीर जी, जो उनका कहना है कि शिवसेना शिंदे से कोई होगा, यानी वो बता रहे हैं कि अब शिवसेना शिंदे में भी टूट जो है वो हो रही है और भारतीय जनता पार्टी अब शिंदे के पार्टी में ही दूसरा शिंदे पैदा कर रही है। यानी उद्धव ठाकरे के साथ जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने विश्वास के साथ एकनाथ शिंदे ने विश्वासघात किया, उसी तरीके से अब एकनाथ शिंदे के पार्टी में एक विश्वासघाती पैदा किया जा रहा है। ये संजय राउत का कहना है। उनका कहना है कि बहुत जल्दी तीसरा उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिलेगा और वो शिवसेना एकनाथ की पार्टी से होगा। अच्छा, तो यानी जिस तरह की आशंकाएं जताई जाती रही हैं लगातार, और बिहार में भी जताई जा रही हैं कि जेडीयू में भी तोड़फोड़ की कोशिशों में भारतीय जनता पार्टी लगी है। एकनाथ शिंदे जिस तरीके से अपनी शिवसेना को तोड़कर विधायकों और सांसदों के साथ आए थे एनडीए में शामिल होने के लिए, अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में भी तोड़फोड़ की आशंका जताई जा रही है। संजय राउत का कहना है, संजय राउत को सुनते हैं, क्या कहा है और किस तरह से उनको ये आशंका उसको वो सूंघ पा रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं। शिंदे के गुट वाली शिवसेना में भी तोड़फोड़ हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी उसमें लगी हुई है और एकनाथ शिंदे जो दबाव बनाने की कोशिश लगातार महायुति सरकार पर और केंद्र सरकार पर कर रहे हैं, वो दबाव अपने आप खत्म हो जाएगा अगर ऐसा होता है। तो ये आशंका जता रहे हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत आश्चर्यजनक बात हो। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ पिछले 10 साल से करती आ रही है, उसको देखते हुए ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं होगी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी एक बार फिर उसमें डिवीजन हो जाए, उसमें विभाजन हो जाए। अमलेंदु जी। जी बिल्कुल समीर जी, और इसकी हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं। और जो नाम चल रहे हैं उनमें एक तो उदय सामंत का नाम चल रहा है जी। अब पता नहीं ये सच है या गलत है, हम कह नहीं सकते। जो नाम चल रहे हैं उनमें चल रहा है कि उदय सामंत जो है उनका नाम भी चल रहा है। और तो अब हो सकता है कि इस तरह की कुछ तैयारियां चल रही हैं। तो एकनाथ शिंदे जो रूठ के बार बार अपने घर चले जा रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ दबाव नहीं है शिवसेना पे, बल्कि ये भी है कि किस तरीके से शिवसेना को विधायकों को तोड़ने पर लगी है भारतीय जनता पार्टी, ताकि शिवसेना का पत्ता वहां से काटा जाए। अब एकनाथ शिंदे के सामने ये है कि उन्हें अपने विधायकों की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता अपने सांसदों की। वो अपने सांसदों को बचाकर रखना चाहते हैं। तो सांसदों को एकजुट किए हुए ताकि दिल्ली में नरेंद्र मोदी को परेशान किया जा सके। और नरेंद्र मोदी को दिल्ली में परेशान करेंगे तो महाराष्ट्र में उनकी पार्टी टूट भी जाएगी, तब भी वो उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो पूरी लड़ाई जो है एकनाथ शिंदे की अब ये है कि अपने सांसदों को एकजुट रखा जाए, बीजेपी भले ही उनके विधायकों को तोड़ दे। तो उनका यहाँ मुख्य रूप से यही बात है कि अपने सहयोगी दलों की भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा जरूरत राज्यों में नहीं है, उससे ज्यादा जरूरत है उसको केंद्र में। और केंद्र के ऊपर सहयोगी दल लगातार दबाव बना रहे हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे तेलुगु देशम पार्टी हो, चाहे बिहार की जनता दल यूनाइटेड हो, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी हो, या फिर
हम हो जिसके पास एक ही सांसद है, लेकिन लगातार दबाव ये बनाया जा रहा है क्योंकि सबको पता है कि जो एक कमजोर कड़ी है वो है केंद्र की सरकार, इसलिए क्योंकि वो पूरी तरह से सहयोगियों के ही समर्थन पर टिकी हुई है। अगर 2 या 3 सहयोगी उससे हाथ खींच लेते हैं तो सरकार धड़ाम से नीचे आ जाएगी, गिर जाएगी, और इसका डर भी केंद्र सरकार को लगा हुआ है, खासकर तब जबकि अब बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है। सहयोगी दलों की जिन राज्यों में सरकारें हैं उनका दबाव बढ़ता जा रहा है, तमाम तरह की उनकी डिमांड्स हैं अपने राज्य को लेकर। इसके अलावा बिहार में जिस तरह से विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं उसमें एनडीए के घटक दलों के बीच जिस तरह से एक बिखराव दिखाई पड़ रहा है, आपस में तालमेल में कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं, वहां बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन को सरकार की सहयोगी पार्टियां ही एक तरह से परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रही हैं। इन सब से ये बात साबित हो रही है कि किस तरह से एनडीए के भीतर उथल पुथल चल रही है, और वो सभी जगह, ऐसा नहीं कि केवल बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो वहां हो रही है, बिहार के अलावा महाराष्ट्र में भी हो रही है। और एनडीए की जो महत्वपूर्ण घटक दल है तेलुगु देशम पार्टी, वो भी कई मुद्दों पर दबाव बनाए हुए है। लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ ये सहयोगी दलों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और सभी सहयोगी दल इस बात से आशंकित है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टियों में फूट डाल सकती है, जैसा वो पहले से करती आ रही है। अब इन सब को लेकर सहयोगी दल इस शहमात के खेल में पहले आगे आते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को मात दे देती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि नीतीश कुमार लगातार इस मामले में आगे दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार आगे दिखाई पड़ रहे हैं, और नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ तुर्की उसकी चालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी जदयू को तोड़ना चाहती है तो नीतीश कुमार बीजेपी को तोड़ना चाहते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ शहमात का खेल खेल रहे हैं, और उसमें अभी तक नीतीश कुमार जो है वो 20 भारतीय जनता पार्टी से दिखाई पड़ते हैं। अमित शाह के दौरे तो रद्द हो रहे हैं बिहार के, लेकिन सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली बिहार आते जाते रहते हैं, हमने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वो फरवरी में बिहार आए। यानी अमित शाह का जनवरी में दौरा रद्द हो गया, तो अब प्रधानमंत्री से कहा जा रहा है कि आप फरवरी में आइए। अब फरवरी में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाते हैं, जैसा कि सम्राट चौधरी का कहना है, तो नीतीश कुमार की जो मांग है वो प्रधानमंत्री को पूरा करना पड़ेगी कि आप वहाँ घोषणा कीजिए कि नेतृत्व चुनाव में जो है वो नीतीश कुमार करेंगे, और अगर सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। दिलीप जायसवाल जो उनको अभी से उप मुख्यमंत्री बता रहे हैं, तो उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, ये नरेंद्र मोदी को घोषणा करनी पड़ेगी। तो अब सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे बिहार, लेकिन अब प्रधानमंत्री आएंगे कि नहीं आएंगे ये प्रधानमंत्री समझते होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर जाएंगे तो अब उनको साफ साफ घोषणा करनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, इस मामले में एक बात और देखने में आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है उसमें अमित शाह को लेकर ज्यादा तल्खी और नाराजगी दिखाई पड़ रही है, नरेंद्र मोदी को लेकर उतनी नहीं। अमित शाह ने जिस तरह से, चाहे वो राज्यसभा में उनका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव को लेकर दिया गया बयान हो और भी चीजें हो, और जिस तरह से महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे उनको चुनौती दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह को एक तरह से आंख दिखा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, वो भी दिलचस्प है। और यहाँ पर बिहार में भी जिस तरह से अमित शाह के ऊपर लगातार सहयोगी दल निशाना साध रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता हो, चाहे योगी आदित्यनाथ का मामला हो जो अभी अरविंद केजरीवाल ने उठाया कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर वो घेर रहे हैं, ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर गृह मंत्री अमित शाह किस तरह से सबके निशाने पर दिख रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ने, जो शिवसेना यूबीटी के नेता हैं, उन्होंने तो एक जबरदस्त तरीके से चुनौती भी दी है और चेतावनी भी दी है गृह मंत्री अमित शाह को। क्या कहा है, सुनते हैं। उनको टिप्पणी उनके ऊपर कर रहे हैं, उनको एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर औरंगजेब तक को महाराष्ट्र के मराठा मानुष ने किस तरह से उनको सबक सिखाया और उनके साथ मोर्चा लिया। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह कौन है, इस तरह की बात उन्होंने कही है उद्धव ठाकरे ने। सुनते हैं उद्धव ठाकरे को।
दलों के निशाने पर वही है, या फिर लोगों को लग रहा है कि पीएम मोदी के बाद अब वही सेकंड लीडरशिप की जो सेकंड लाइन है उसमें मुख्य रूप से वो दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनको निशाना साधा जाए, क्योंकि आगे के तमाम लोगों के रास्ते अब रुके हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए समीर जी, असल में असली बात जो है वो कुल मिलाकर यही है कि जो आगे के रास्ते वो तो लोगों को दिखाई पड़ ही रहे हैं, लेकिन चूंकि अमित शाह एक तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढाल है, तो अमित शाह पे हमला सीधा सीधा जो है, इसका मतलब वो सीधे सीधे हमला जो है वो हमला नरेंद्र मोदी पर है। हाँ। ये समझा जाए तो अमित शाह जो भी करते हैं तो अमित शाह कोई अपने मन से नहीं करते हैं, उनसे जो करने को कहा जाता है वो अमित शाह करते हैं। तो नहीं, वफादार एक साथी जो होता है वो अमित शाह मोदी जी के हैं, ये तारीफ की उनकी बात है कि वो उनके हैं। तो जो भी वो करते हैं वो अपने हित के लिए नहीं करते हैं, जो भी करते हैं वो मोदी जी के हित के लिए या पार्टी हित, मतलब आजकल तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी एक ही बात है, तो ये कहा जा सकता है जो पार्टी हित में करते हैं तो चाहे उसे पार्टी हित समझ लीजिए चाहे वो मोदी हित समझ लीजिए, उसी के लिए अमित शाह करते हैं। लेकिन चूंकि मोर्चे पर अमित शाह होते हैं तो इसलिए निशाने पर भी अमित शाह ही होंगे, तो सीधे सीधे निशाने पर अमित शाह। अब उद्धव ठाकरे ने जो उन पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है, हालांकि उनकी बाइक मराठी में है, लेकिन उसमें मराठी के बाद भी उन्होंने हिंदी में एक लाइन कही है कि हमने 20 फुट जमीन में गाड़ दिया था औरंगजेब को। जी हाँ, तो आप मतलब अमित शाह किस झाड़ की पत्ती है, ये मराठी पे फिर जो सुनते हैं क्या कहा है उद्धव ठाकरे ने, लेकिन बहुत ही तल्ख शब्दों में उनको चेतावनी दी है गृह मंत्री अमित शाह को। कारण एखादा मंत्री, पालकमंत्री, एखादा मंत्री म्हणजे काय त्याची कुवत, सगळे भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले सुद्धा आता मंत्री म्हणून बसतायत आणि त्याच्यावरती तुम्ही इमले बांधताय अमित शहाजी 20 फूट नीचे गाडा है। अरे ठीक आहे, जेवढं खोल जाऊ ना तेवढी मुळं आमची खोल जातील आणि मग वर काय उगवेल तेव्हा बघा, वर काय उगवते ते बघा। एक तर उद्धव ठाकरेची जागा तुम्ही ठरवताना तुमची जागा काय होती आणि त्या जागेतून शिवसेना प्रमुखांनी तुम्हाला बाहेर कसं काढलं हे पहिलं आठवा। तौर से ये जो औरंगजेब का उदाहरण दे रहे हैं उद्धव ठाकरे और कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर उनको किस तरह से सबक सिखाया है, अमलेंद्र जी। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि हमने किस तरीके से सबक सिखाया है, ये वो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। और ये सबक सिखाने की बात जो चल रही है समीर जी, ये असल में भारतीय जनता पार्टी को लगा कि शायद दिल्ली में महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के बाद वो अजय हो गई है और उसने बहुत बड़ा कोई तीर जो है वो मार लिया है, जबकि लगातार आरोप लग रहे हैं कि ये चुनाव जो जीता गया महाराष्ट्र का वो सही तरीके से नहीं जीता गया। इस तरीके के आरोप है, वो जीता गया नहीं जीता गया वो हम नहीं जानते जी जी, है ना, लेकिन जो आरोप है वो यही आरोप है कि वो जो है वो सही तरीके से नहीं जीता गया है। और राहुल गांधी ने भी इसको लेकर जो बात कही थी उस पर हालांकि उन पर मुकदमा भी कायम हो गया वहाँ गुवाहाटी में राहुल गांधी के ऊपर। तो अब यही बात जो है वो बता रहे हैं अमित शाह। अमित शाह के लिए उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाई आप किस झाड़ की पत्ती हैं और हमने जो है वो औरंगजेब को 20 फुट जमीन में गाड़ा है, ये उनका कहना है। तो यानी अमित शाह निशाने पर हैं, और निशाने पर अमित शाह सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, दिल्ली में भी निशाने पर अमित शाह है। अरविंद केजरीवाल लगातार कहते रहे हैं कि अमित शाह जी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके उन्होंने टैग करके कहा था कि मोदी जी अगर अमित शाह से नहीं समझ रहा तो कोई नया गृह मंत्री यहाँ के लिए दे दीजिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक कीजिए। तो यहाँ भी अमित शाह निशाने पर है। योगी आदित्यनाथ आते हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अगर सवाल उठाते हैं तो निशाने पर अमित शाह है, और अगर अरविंद केजरीवाल योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर कुछ कहते हैं तो निशाने पर अमित शाह है। उद्धव ठाकरे कुछ कह रहे हैं तो निशाने पर अमित शाह है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो निशाने पर सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी में कोई है तो अमित शाह है। और विपक्ष भी अगर इस्तीफे की मांग कर रहा है तो अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है, क्योंकि अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संसद में खड़े होकर अपमान किया। जी बिल्कुल, और एक बड़ी खबर आ रही है अमलेंदु जी, महाराष्ट्र से ही, महाराष्ट्र के भंडारा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाके की खबर आ रही है। राहत और बचाव कार्य वहां पर चल रहे हैं, वहां पर जो क्या और ज्यादा खबर हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन अभी जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये कि महाराष्ट्र के भंडारा में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ है, और वहां पर क्या अभी उसमें क्या अपडेट है उसके बारे में हम आपको जल्दी बताएंगे। लेकिन अभी की खबर यह है कि महाराष्ट्र के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भंडारा में एक धमाके की खबर आ रही है। तो एक बड़ी खबर है, इस पर और जानकारी अभी आपको कुछ देर में देते हैं। अभी यही खबर आ रही है कि वहां पर धमाका हुआ है, राहत और बचाव कार्य जारी है, वहां पर जो सुरक्षा कर्मी है, लोग हैं, वो पहुंच गए हैं, राहत और बचाव कार्य चल रहा है। भंडारा के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाके की खबर आ रही है। तो एक बड़ी खबर यह है, और महाराष्ट्र में भंडारा से आ रही है, वहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहां धमाके की खबर आ रही है। क्यों यह धमाका हुआ है, किस वजह से हुआ है,
और ब्यौरे की प्रतीक्षा है। जल्दी ही आपको हम उसके बारे में और जानकारी देंगे। तो ये महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आई, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से जो राजनीति हो रही है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ तो जो महायुति गठबंधन है, महायुति गठबंधन में भी अब बिखराव की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन एक एक पार्टी के भीतर भी बिखराव की जिस तरह से आशंकाएं जताई जा रही हैं वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और उधर जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं, खासकर जो शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से उनको लेकर बयान दिया है उसको लेकर अब और राजनीति तेज हो गई है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन बना रहेगा या बिखर जाएगा, ये सवाल एक बार फिर तेजी से उठने लगे हैं। हाँ बिल्कुल सभी जी, ये सवाल तेजी से उठने लगे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति जो बना रहेगा कि बिखर जाएगा, ये सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि किस तरीके से बीजेपी अपने ही लोगों को तोड़ रही है जी, ये भी जो है वो सवाल सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यही है मामला कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ जो खेल कर रही है उस खेल के दुष्परिणाम अब जो है वो सामने आने वाले हैं, संभवतः ऐसा लग रहा है। और अपने ही एक और साथी को और बीजेपी तोड़ेगी। असल में बीजेपी अभी तक बच इसलिए रही थी एकनाथ शिंदे की पार्टी को तोड़ने से कि उस पर फिर यही आरोप लगने लग जाएंगे कि अपने ही सारे लोगों को तोड़ते हैं। तो बीजेपी उससे निपट जाएगी, भाई ये आरोप तो लगते रहते हैं, तो एक आरोप और लग जाएगा जब 100 आरोप लग रहे हैं। तो लेकिन वो अपनी सरकार जो है स्थिर वहां करना चाहती है, तो एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है वो तोड़ी जाएगी, ये साफ तौर पर समझा जाता है। तो ये जिस तरह से अब महायुति गठबंधन के घटक दलों के भीतर एक दूसरे को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं, एक दूसरे की पार्टियों में तोड़ फोड़ की कोशिशें की जा रही हैं। महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी लगातार ये खबरें आ रही हैं कि जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो वही भारतीय जनता पार्टी में भी तोड़ फोड़ की आशंकाएं बनी हुई हैं। कई वहां पर मंत्री विधायक ऐसे हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी के संपर्क में हैं। तो ये लगातार वहां पर खेल जारी है। और इन सब के बीच बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव भी होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसके पहले ये भी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जा सकते हैं एनडीए गठबंधन को छोड़कर इंडिया गठबंधन में। इस तरह की राजनीतिक कयासबाजियों के बीच जिस तरह से अब महाराष्ट्र में भी राजनीति एक बार तेज हो गई है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। लेकिन महाराष्ट्र के अलावा चुनाव हो रहे हैं इस समय दिल्ली विधानसभा में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी से जुड़े मुद्दे गायब दिखाई पड़ रहे हैं और मुद्दे वो उठाए जा रहे हैं यहां पर जिनका आम आदमी से लेना देना नहीं है। केवल पार्टी के नेता एक दूसरे के पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एंट्री की दिल्ली विधानसभा चुनाव में और उन्होंने अपने भाषण में गंगा और यमुना की बात की, उसमें डुबकी लगाने की चेतावनी दी अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी के नेताओं को, उसको लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। उस राजनीति में कांग्रेस पार्टी भी उतर आई है और कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि गंगा अगर साफ दिखाई पड़ रही है तो उसके पीछे उसका श्रेय कांग्रेस को जाता है। और उन्होंने उस मुद्दे पर उसमें उन्होंने भी एंट्री की, उसको लेकर कांग्रेस के और भी नेताओं के बयान आए हैं। लेकिन यमुना को लेकर, यमुना इतनी गंदी है, कौन उसका जिम्मेदार है, उस पर किसी का बयान नहीं आ रहा है। तो इन नदियों की बात हो रही है, लेकिन इन नदियों की बात इस संदर्भ में हो रही है कि कौन इसमें डुबकी लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता है। बहुत सी ये चर्चाएं हो रही हैं। एक बार सुनते हैं संदीप दीक्षित को इस मसले पर वो क्या कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मुद्दे गायब हैं और वहां पर आरोप प्रत्यारोप हावी हैं, वो अपने आप में बहुत एक गंभीर मसला है और हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल समीर जी, ये हैरान करने वाली बात है कि सारे मुद्दे गायब होते चले जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी आए तो उनको भेजा ही इसलिए गया था कि वो मुद्दों से भटकाएंगे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कामयाब होती नजर आती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसको मोड़ा है। उधर कांग्रेस ने भी जिस तरीके से पलटवार किया है योगी आदित्यनाथ के बयान को लेते हुए, और फिर ये कहा है, मतलब आम आदमी पार्टी ने भी कहा है और कांग्रेस ने भी कहा है कि भाई ठीक है, आप यमुना में डुबकी लगा के दिखाइए। यमुना मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में योगी जी वहीं के मुख्यमंत्री, वहां डुबकी लगाकर दिखाइए। आप दिल्ली में आकर बता रहे हैं कि आपके पूरे मंत्रिमंडल ने कुंभ में जाकर डुबकी लगाई, तो भाई यमुना भी आपके राज्य से ही गुजर रही है। मथुरा में डुबकी लगाई, आगरा में लगा लीजिए डुबकी, यमुना में डुबकी दिखाइए अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ। तो यानी चैलेंज देते समय भारतीय जनता पार्टी ये सोच नहीं पा रही है कि वो चैलेंज दे रही है तो उसके जवाब में चैलेंज क्या आ सकते हैं, इसको लेकर। अच्छा, संदीप दीक्षित ने तो साफ साफ कहा कि भाई जो गंगा में अगर आपने डुबकी लगा ली तो इसलिए लगा ली कि 1987 में राजीव गांधी के समय में गंगा के शुद्धि के लिए एक प्राधिकरण बना और उसके जरिए काम होता रहा, तो इसलिए उनका कहना है कि और सरकारों ने भी उसमें योगदान दिया, तो इसलिए आप गंगा में डुबकी लगाने के थोड़े लायक भी रहे। लेकिन यमुना में आप क्यों नहीं कर पाए, तो
सवाल है कि दोनों पर उठेंगे, सवाल उठ रहे हैं और उठ भी रहे हैं। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि गंगा की कितनी सफाई है, वहां पर नहा जरूर रहे हैं, लेकिन गंगा जहां से चल रही है और उत्तर प्रदेश के ही तमाम इलाकों में वहां की गंदगी, चाहे वो बनारस हो, प्रयागराज हो, कानपुर हो, अक्सर वहां की तस्वीरें और विजुअल्स आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गंगा साफ हो गई है। हाँ, अभी चूंकि कुंभ है तो प्रयागराज में वहां साफ पानी दिया जा रहा है, इसलिए निश्चित तौर पर वहां पर उतनी गंदगी नहीं है जितनी और जगहों पर है। तो अब उसको लेकर क्या संदीप दीक्षित ने क्या कहा है, जो गंगा और यमुना में डुबकी की बात, डुबकी की चुनौती दे गए हैं योगी आदित्यनाथ, उस पर संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार। यमुना में डुबकी का सवाल है, उस पर बता रहे हैं संदीप दीक्षित कि अगर साफ है गंगा तो उसके पीछे गंगा एक्शन प्लान जो राजीव गांधी की सरकार में आया था उसको श्रेय दिया जा सकता है। तो खैर ये बात है, लेकिन जिस तरह से वहाँ ये इस तरह के ये मुद्दे हैं डुबकी लगाने के कि आप किस नदी में डुबकी लगा सकते हैं, ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ रहे हैं। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से आम आदमी से जुड़े मुद्दे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आम आदमी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। कई मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की जो पिछले 10 साल से ज्यादा समय से सरकार है उसको लेकर नाराजगी है, तो केंद्र में बीजेपी सरकार को लेकर भी नाराजगी है और दोनों के समर्थक भी हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के जो 15 साल का शासनकाल था उसको भी लोग याद करने वाले हैं। लेकिन मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी की, ये आरोप लग रहे हैं और इसी तरह के विवाद निकाले जा रहे हैं, भाषणों में दिए जा रहे हैं ताकि आम आदमी से जुड़े मुद्दे गायब दिखाई पड़े। ये बात अलग है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने जनता से आश्वासन और वादे खूब किए। हाँ बिल्कुल समझिए, आश्वासन वायदे खूब किए हैं, लेकिन वो आश्वासन वायदे आज कांग्रेस की अभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अभी उसको थोड़ी देर में बताएंगे वहाँ क्या चल रहा है, क्या क्या आरोप प्रत्यारोप का सब चल रहा है सभी जी, वो देखा जाएगा। सुप्रिया शिंदे जो है उसके कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तो कानून व्यवस्था कैसे ठीक की जाती है इसको लेकर अरविंद केजरीवाल जो उन्होंने भी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थोड़ी देर पहले, तो वो भी हम आप लोगों को सुनवाएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या कहा कुल मिलाकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अब वो मुद्दे जो है वो असल में गायब होते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा अब केजरीवाल कानून व्यवस्था का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं कि वो केंद्र सरकार के पास है। लेकिन सवाल है कि जब केजरीवाल जब आए थे तो केजरीवाल भी दिल्ली कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर आए थे और मुद्दा उठाकर आए थे उनका शीला दीक्षित को दोषी ठहराकर कि शीला दीक्षित दोषी है उसके लिए। तो अब कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है और अब ये उनसे पूछ रहे हैं, तो ये सब चीजें सामने आ रही है। जी बिल्कुल, तो एक बार सुनते हैं क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर और क्या कह रहे हैं, किस तरह से वो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और कानून व्यवस्था ये वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ में है। सुनते हैं अरविंद केजरीवाल को। और केंद्र के नेता, केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। तो बहुत एक दिलचस्प तरीके से, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे भी उठ रहे हैं और ज्यादातर वही उठ रहे हैं जिनसे आम जनता का कोई वास्ता नहीं है। अरविंद केजरीवाल को सुनते हैं क्या कह रहे हैं, किस तरह से वो हर चीज के लिए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए। दिल्ली में उनका स्वागत है, दिल्ली दिल वालों की है, सबका स्वागत है। पूरे देश में कोई भी आए उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कल योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका पूरे दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में, और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंगवार हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है। डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है।
लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है, दिल्ली में कैसे सुरक्षा सबको दी जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने गैंगस्टर्स सारे ख़त्म कर दिए उत्तर प्रदेश से, तो वो जरा सा अमित शाह जी को गाइड करें कि कैसे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज खत्म किया जाए। अमित शाह जी के पास तो टाइम ही नहीं है। अमित शाह जी पूरे देश में एमएलए खरीदने, सरकारें गिराने, पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं। तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को बैठा के ये भी समझाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दिल्ली के लिए। आप दिल्ली को गैंगस्टर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते। तो मैं यही अपील करता हूं योगी जी से कि थोड़ा सा बिठा के अमित शाह जी को समझाएं ताकि दिल्ली के लोगों को सुकून मिल सके। शाह जी को समझाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह की बात कर रहे हैं और एक तरह से वो योगी आदित्यनाथ को क्लीन चिट भी दे रहे हैं कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बढ़िया है, बेहतर है। हालांकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी लेकर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन ये जो मसला है गृह मंत्री अमित शाह को घेरने का, ये अपने आप में दिलचस्प है। ये अलग बात है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर, बिहार से लेकर और यहाँ दिल्ली में विपक्ष से लेकर और एनडीए के घटक दलों तक में गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से निशाने पर हैं, तो निश्चित तौर पर उसके पीछे तमाम और कारण तो हैं ही। सरकारों को गिराने और बनाने के खेल के पीछे भी उन्हीं को माना जाता है। लेकिन राज्यसभा में पिछले संसद के शीत सत्र में जो उन्होंने बयान दिया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, वो सबसे बड़ी वजह उसको माना जा रहा है, क्योंकि उस मामले में लगातार घिरे हुए हैं अमित शाह और इस पर वो न तो अपनी पार्टी का और न ही गठबंधन के सहयोगियों का कोई सपोर्ट पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये गठबंधन के सहयोगी भी उनके समर्थन में नहीं उतर रहे हैं, भाजपा के भी और नेता उनके समर्थन में नहीं उतर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन तो किए थे 2-3 ट्वीट उनके समर्थन, लेकिन उसके बाद उनके समर्थन में ट्वीट नहीं किया। जबकि सबसे ज्यादा वफादार जो है प्रधानमंत्री के अमित शाह ही समझे जाते हैं, तो कम से कम प्रधानमंत्री को खुलकर अमित शाह का बचाव करना चाहिए था, लेकिन वो बचाव नहीं कर रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से अपमान किया अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, तो वो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और उसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह घिरे हुए नजर आते हैं और उससे बचाव के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं जो नहीं मिल पा रहे हैं। इधर एक बड़ी खबर समीर जी ये है कि पंजाब पुलिस को दिल्ली पुलिस ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा हटा लीजिए और चुनाव आयोग ने भी कहा। तो पंजाब की जो डीजीपी हैं उनका वक्तव्य आया कि दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग ने हमसे कहा कि आप उनकी सुरक्षा हटा लीजिए। पंजाब पुलिस ने जो सुरक्षा दी हुई है तो हमने वो सुरक्षा हटा ली है, लेकिन हम उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं। हम लोगों के पास शायद उनका वहाँ के डीजीपी जो है उनका वक्तव्य भी होगा, उसको भी हम सुनवा सकते हैं अगर होगा। जी सुन सकते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को सुरक्षा दे रही है, ये भी अपने आप में बहुत एक अजीबोगरीब मामला है। और कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पर इसलिए इस मामले में सवाल भी उठ रहे हैं कि जहां वो सादगी की बात करते थे चुनाव लड़ने से पहले, पार्टी बनाने से पहले, तो सरकार में आने के बाद उन्होंने सारे अपने जो बातें कही थी उसको किस तरह से वो धता बताते हुए
इसलिए दे रही है क्योंकि उनको थ्रेट है। अब इस पर क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन इस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं कि पंजाब पुलिस उनको, उस पंजाब पुलिस की सुरक्षा वो क्यों ले रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल इस पर सफाई देते फिर रहे हैं, लेकिन सवाल उन पर उठ रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं कि पंजाब पुलिस का इस्तेमाल वो अपने लिए कर रहे हैं। वहां पर दिल्ली, वहां उनकी सरकार है और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दुरुपयोग कर रहे हैं। पंजाब में भी जो विरोधी पार्टियां हैं वो इस बात को उठा रही हैं, सवाल उठा रही हैं, और इस बात को तमाम लोग उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की उस कथित सादगी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं जो चुनाव लड़ने से पहले, राजनीतिक पार्टी से बनाने से पहले वो तमाम बातें कहा करते थे। और इस मामले में अरविंद केजरीवाल लगातार घिरते आ रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो अपने घर को रेनोवेट कराने का मामला हो, बहुत सारे मामले हैं। कहा करते थे कि वो जो एक वीआईपी कल्चर है उसको खत्म करेंगे, लेकिन उस वीआईपी कल्चर में खुद तमाम दूसरे वीआईपी से ज्यादा धंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और इसलिए वो विपक्ष के निशाने पर लगातार बने हुए हैं। हालांकि उनकी पार्टी और वो खुद इन तमाम आरोपों को खारिज करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, आरोपों को खारिज करते रहते हैं। और ये एक तर्क ये दिया जा रहा है उनके समर्थकों द्वारा जी कि पंजाब पुलिस की सुरक्षा दे रही है अरविंद केजरीवाल को जी। और दिल्ली की सभाओं में जैसे केजरीवाल जा रहे हैं तो उनके ऊपर एक बार स्याही फेंकी गई, एक बार उनकी गाड़ी रोककर हमला किया गया, पत्थर फेंके गए, दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। तो इसलिए उनकी सुरक्षा को खतरा है, दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा नहीं कर रही। ये तर्क एक उनकी तरफ से पार्टी की तरफ से ये आ रहा है। तो हालांकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मुझे सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, दिल्ली पुलिस की भी हटा लो, ये कहना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आवश्यकता, ठीक है आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन कल को कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो अब पंजाब पुलिस तो अपनी जिम्मेदारी से बच गई, लेकिन कल को अगर कोई दुर्घटना अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाती है तो चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस जो है इसके लिए जिम्मेदार होंगे। क्योंकि ये उनके डीजीपी तो साफ कह रहे हैं कि हमसे दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग ने कहा है हटाने के लिए, हमने सुरक्षा हटा ली है। तो कल अगर अरविंद केजरीवाल के साथ कोई दुर्घटना होती है, जो ना हो, ऊपर वाला ना कर सही वो बात हो, लेकिन अगर कोई अनहोनी होती है तो उसकी फिर सीधी जिम्मेदारी यानी फिर अमित शाह निशाने पर होंगे। दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में है, तो ये कहा जाएगा चूंकि अमित शाह को अरविंद केजरीवाल निशाने पर ले रहे थे और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, तो इसलिए उनकी सुरक्षा डाली गई और फिर ये हुआ। तो फिर एक बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और शुरू हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि कम से कम चुनाव के समय दिल्ली पुलिस को और चुनाव आयोग को इस तरीके की जो हरकत है वो कम से कम नहीं करनी चाहिए थी, आप चुनाव के बाद हटा लेते। जी बिल्कुल सही बात है। और इस सुरक्षा को लेकर अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है कि जो वक्फ विधेयक पर, संशोधन विधेयक पर जो जेपीसी है बनी हुई है, उसकी बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ है। हालांकि जेपीसी जब से बनी है और उसकी बैठकें जहां भी हो रही हैं हंगामा हो रहा है, लेकिन यह हंगामा खास इसलिए है कि इस हंगामे के बाद 10 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। विपक्षी सांसद जेपीसी की बैठक से भी सस्पेंड किए जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प मामला है और जानकारी हम इसके बारे में ले रहे हैं। लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि जो वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी बनी है, यानी संयुक्त संसदीय समिति बनी है, उस बैठक से हंगामे के कारण 10 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। बीजेपी के नेता जगदम्बिका पाल इस जेपीसी के चेयरमैन हैं और वो लगातार विवादों में रहे हैं, उन जगहों पर बैठकें करते रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी पार्टियों के तमाम सांसद उनका कई बार विरोध करते रहे हैं, बहिष्कार करते रहे। लेकिन ये एक बड़ी खबर आ रही है कि हंगामे के बाद 10 विपक्षी सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये तो बिल्कुल पिछली लोकसभा और राज्यसभा की याद दिला रहे हैं अमलेंदु जी, जहां पर बड़ी संख्या में एक साथ सस्पेंड कर दिए जा रहे थे सरकार के खिलाफ बोलने पर, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी सांसद लोग। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये तो साफ तौर पे यही समझ में आ रहा है कि अब मतलब जो 240 पे सिमटने के बावजूद रवैया जो है वो 303 वाला ही है भारतीय जनता पार्टी का, ये साफ तौर पे समझ में आ रहा है। और जो टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने कहा है कि बैठक में अब अघोषित आपातकाल जैसा माहौल चल रहा है, सभापति इस बैठक को आगे बढ़ा रहे हैं और वह किसी की नहीं सुन रहे हैं जी। वे भाजपा सांसद सोचते हैं कि वे उप प्रधानमंत्री और उप गृह मंत्री हैं, यह पूरी तरह से दिखावा है। हमें बताया गया कि 24 और 25 जनवरी को बैठक होगी। अब आज की बैठक के लिए एजेंडा को खंड दर खंड चर्चा से बदल दिया गया है। वर्तमान में
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी संसद परिषद में बैठक कर रही है। यह उनका कहना है कल्याण बनर्जी का, तो हम सुनवा भी सकते हैं। कल्याण बनर्जी जो कह रहे हैं, उनकी बाइट है, वो हम लोग सुनवाएंगे भी। लेकिन ये बड़ा गंभीर मसला समीर जी है कि यानी अब जेपीसी की बैठक से भी निलंबित कर दी जाएंगे। फिर जेपीसी बनाने का मकसद क्या था? तो क्या बिना विपक्षी सांसदों की राय के जेपीसी अपनी रिपोर्ट भी पेश कर देगी? अब एक संकट अब खड़ा हो जाएगा समीर जी इस पर, अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सामने। अगर विपक्षी सांसद बाहर कर दिए जाते हैं और वक्त पे कोई आती है अगर रिपोर्ट सरकार की, तो अब वो बिना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की सहमति के नहीं आएगी। तो अब जो भी रिपोर्ट आएगी, अब कोई इफेक्ट बट चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नहीं कर सकेंगे और इस मसले पर उनकी सहमति अच्छी तरीके से समझी जाएगी। यानी भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा सेट करने के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को फंसाती हुई साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और जेपीसी की आज जो बैठक हुई वक्फ संशोधन विधेयक पर, जो जेपीसी बनी है, जगदम्बिका पाल बीजेपी के सांसद उसके चेयरपर्सन है, उस बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ और हंगामे के बाद विपक्ष के 10 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। कल्याण बनर्जी भी जेपीसी के मेंबर हैं, टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। क्या कहा उन्होंने उस बैठक को लेकर और किस तरह से बैठक में विपक्षी सांसदों के साथ बर्ताव हो रहा है, उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। सुनते हैं कल्याण बनर्जी को। हंगामा हुआ है और कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं, उनको आप सुन रहे थे और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जेपीसी की बैठक में पूरी तरह से एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की स्थिति रहती है, यानी अघोषित आपातकाल। विपक्ष के सांसदों को मौका नहीं दिया जाता बोलने का। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि एजेंडा कुछ रहता है, टॉपिक कुछ रहता है, लेकिन जब बैठक में पहुंचते हैं तो टॉपिक बदल दिया जाता है। जेपीसी की इस बैठक को जो वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी है, उसको लेकर शुरू से ही तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। और जो जेपीसी के चेयरपर्सन है, वो लगातार विवादों के घेरे में है। इसका मतलब यह है कि सरकार नहीं चाहती कि इसमें जेपीसी की बैठक में कुछ निकल कर आए, या जो तमाम तरह से वो बैठ के करते हैं। अब कोई भी बैठक अभी तक ऐसी नहीं हुई जिसमें कोई हंगामा ना हुआ हो, लेकिन आज की बैठक में जिस तरह से 10 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, ये अपने आप में बहुत गंभीर मसला है। हाँ, बहुत गंभीर मसला है कि 10 सांसदों को जो है वही कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो इसका मतलब अब यही समझा जा सकता है कि अब आवाज़ कहीं नहीं उठ सकती है। ये साफ समझ में आ रहा है समीर जी। और ये गंभीर मसला है। और अच्छा, एक बड़ी खबर एक और आ रही है समीर जी। कल उत्तराखंड में निकाय चुनाव थे और उसमें हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अपना वोट डालने गए। और जब वो वोट डालने गए अपना, तो मालूम पड़ा कि हरीश रावत का नाम ही वोटर लिस्ट से काट दिया गया। इस तरह की खबर आ रही है। और फिर जब चुनाव को संपर्क किया गया तो बताया कि सर्वर अभी डाउन चल रहा है, थोड़ी देर में आपको बताया जाएगा। और एक 9 साल का बच्चा जो है, उसका वोट बन गया और उसकी छोटी बहन का भी बन गया, लेकिन उम्र 29 साल लिख दी गई। तो यानी चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल इस विधानसभा चुनाव में आरोप लगा रहे थे, तो उन आरोपों की किसी न किसी तरीके से पुष्टि होती हुई जगह जो है दिखाई पड़ रही है। आखिर एक पूर्व मुख्यमंत्री जो है, उसका आप नाम काट देंगे वोटर लिस्ट में से और उसको खबर भी नहीं होगी। जबकि राजीव कुमार जब जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दिल्ली चुनाव की घोषणा करते हुए, तो बता रहे थे कि फॉर्म 7 कोई भरता है तो नाम काटा जाता है। तो हम उसको पूछते हैं, उसको बताते हैं कि आपका नाम काटा गया है, आपने मतलब क्यों काटा गया है। तो हरीश रावत को क्यों नहीं पूछा गया? अब इस पर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राजीव कुमार जी? ये तो गंभीर सवाल उठ रहे हैं जी। बिल्कुल। और ये जो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं, तो ये उसकी पुष्टि एक तरह से कर रहे हैं। हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे हैं राज्य के और अपने ही राज्य में वो अपने ही जो नेटिव प्लेस है वहां पर वोट नहीं डाल पा रहे हैं। वोटर लिस्ट से उनका नाम ही गायब है। और आपको याद होगा कि लगातार दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि न सिर्फ उनकी सीट पर, यानी जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि दिल्ली की तमाम सीटों पर हजारों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं और ऐसे लोगों के नाम जोड़े गए हैं जिनके नाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुझाए थे। चुनावी प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से एक लाइन का जवाब दिया जाता है कि कोई सारी प्रक्रिया सही चल रही है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। और यहां तक कि जब उस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि आप दस्तावेज, जो तमाम जो सबूत है, दस्तावेज उनको सौंपिए, दिखाइए चुनाव के दौरान, ये हरियाणा चुनाव की बात हो रही है, तो सीधे तौर पर सरकार ने नियम ही बदल दिए और ये कहा कि चुनाव के समय की कोई एविडेंस जो है, कोई प्रमाण वो नहीं दिखाए जा सकते हैं। इन सारी चीजों को लेते हुए जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष का कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं को सरकार ने कमजोर किया है, कब्जे में ले लिया है,
उन आरोपों की ये पुष्टि होती दिखाई पड़ रही है। अब एक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम वोटर लिस्ट से कट जाए, इससे ज्यादा हैरानी की बात क्या हो सकती है, इससे ज्यादा गंभीर मसला और क्या हो सकता है। हाँ, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि उनका नाम जो है हरीश रावत का, वो जिस वोटर लिस्ट में था उससे नाम काट के किसी दूसरी जगह कर दिया गया और उनको सूचना नहीं दी गई। और जब तक सूचना मिली तब तक वो वोटिंग का टाइम ही खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। तो अब ये जिम्मेदारी किसकी है, ये सवाल पूछा जा रहा है। और सिर्फ हरीश रावत ही नहीं, भगत सिंह कोश्यारी जो गवर्नर भी रहे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो यानी ये चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो किस तरीके से काम कर रहा है, इसकी जो है वो आरोप जो लग रहे हैं, वो आरोपों पे जनता कैसे भरोसा ना करे, इसके क्या जवाब है चुनाव आयोग के ऊपर। जी, तो तमाम आरोप लग रहे हैं और इन आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में दिल्ली विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं और इस विधानसभा चुनाव में जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है लेकिन बहुत गंभीर है, क्योंकि उसमें जनता से जुड़े आम मुद्दे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और यहाँ पर बात हो रही है कि रावण की बात हो रही है, राम की बात हो रही है, मारीच की बात हो रही है। और अब उसके बीच में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं तो उन्होंने कहा कि हमने तो गंगा में डुबकी लगाई, अब आम आदमी पार्टी वाले यमुना में डुबकी लगा कर देखें। जी बिल्कुल, अब वो यमुना में डुबकी की बात कर रहे हैं और इस पर सवाल भी उठ रहे हैं जी कि यमुना में डुबकी भाई आप अपने कैबिनेट के साथ मिलकर लगा लीजिए। प्रियंका कक्कड़ जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है वो कह रही है कि योगी जी आप अपनी कैबिनेट के साथ यमुना में डुबकी लगा लीजिए मथुरा में जाकर। जी बहुत साफ है मथुरा में आपका यमुना, तो वहाँ जाके साफ कर लीजिए। और संदीप दीक्षित बता रहे हैं कि अगर गंगा में आप डुबकी लगा पाए तो इसलिए कि चूंकि राजीव गांधी के समय में गंगा एक्शन प्लान बना और समझिए गंगा का पानी यहाँ दिल्ली यहाँ तक आता है, दिल्ली तक आता है, उसी एक्शन प्लान के ही तहत आता है जी पीने के लिए। तो यानी कि जो उस समय काम शुरू हुए राजीव गांधी के समय में, उनको जो आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। उसके बाद अटल जी की लंबे समय तक सरकार रही यहाँ, 10 साल से 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। वो गंगा में क्रूज विमान भी चला था, वो जाके अटक गया था, फिर रास्ते में उसका पता ही नहीं चला वो गंगा का क्रूज विमान कहाँ चला गया। तो बहुत सारे अब ये आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं, तो अपना काम किसने क्या किया ये कोई बताना नहीं चाहता, दूसरे ने क्या नहीं किया ये बताने पर सबका जोर है जी समीर जी। तो पूरा दिल्ली का चुनाव हमको लगता है मुद्दों से भटक रहा है और भारतीय जनता पार्टी शायद यही चाहती है कि मुद्दों से ध्यान भटका जाए, ताकि सरकार जो केंद्र सरकार जो है नरेंद्र मोदी के अंडर में जो दिल्ली आती है, नरेंद्र मोदी से पिछले 11 वर्षों का कोई हिसाब मांगने ना पाए कि आपने पिछले 11 वर्षों में दिल्ली में किया क्या है। जी बिल्कुल, और इस हिसाब ना मांगने पाए। और ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है, बल्कि ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी भी यही चाहती है, क्योंकि अब उससे भी हिसाब मांगा जा रहा है कि 10 साल से ज्यादा आपको भी दिल्ली में सरकार चलाते हुए हो गया और ये पूरा का पूरा ये जो दौर है 10 साल से ज्यादा का, ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में ही गुजर गया। क्योंकि उस समय संयोग की बात है कि उसी समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है और यहाँ पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो आरोप प्रत्यारोप में ही इतना समय भी निकल गया और अब चुनाव के समय मुद्दे भी गायब है, केवल आरोप प्रत्यारोप के दौर ही एक दूसरे के ऊपर तीर चल रहे हैं आरोप प्रत्यारोप के। इनमें दिल्ली की आम जनता इसको लेकर क्या सोचती है ये देखना भी दिलचस्प होगा। और दिल्ली की आम जनता के मुद्दे तो जरूर है, उसके पास अपने तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो यहाँ पर साफ सफाई का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। इन सब को लेकर हालांकि आम आदमी पार्टी दावे बहुत से करती है कि उन्होंने किए, लेकिन दिल्ली की जनता उसको कितना स्वीकार करती है, कितना महसूस करती है, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन इस मुद्दे पर नाराजगी दिल्ली की जनता की आम आदमी पार्टी की सरकार से भी दिखाई पड़ रही है। वो आप लगातार देख रहे हैं बीबी लाइव पर जो दिल्ली विधानसभा चुनाव की हमारी कवरेज है, ग्राउंड रिपोर्ट्स में दिखाई पड़ रहा है। तो उनसे ये दिख रहा है, उनसे ये पता भी चल रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों जनता के आम मुद्दों से भागना क्यों चाह रही है। हाँ बिल्कुल समीर जी, और असल में जनता के मुद्दों पर बात होगी तो फिर सवाल जवाब देने पड़ेंगे ना। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने बहुत कहा जाए कि वो स्मार्ट मूव जो है वो चला, उन्होंने खुद ही बता दिया कि भाई मैंने बहुत से वायदे किए, उनमें से मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मोदी जी तो नहीं कह रहे कि उन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरे किए नहीं किए, वो तो बता रहे हैं 10 साल में दुनिया बदल गई, भारत बदल गया, बहुत सम्मान हो गया भारत का। ये मोदी जी तो ये बता रहे हैं कि 10 साल में बहुत कुछ किया। तो इसीलिए अब जनता सवाल ना पूछने पाए नरेंद्र मोदी से और भारतीय जनता पार्टी से, तो इसलिए मुद्दों से भटकाने की बातें की जा रही है कि गंगा में डुबकी लगा लो, कि यमुना में डुबकी लगा लो,
कि कानून व्यवस्था जो है यूपी की बहुत अच्छी है, दिल्ली की बहुत खराब है, जी। लेकिन ये फांसते फांसते एक तरीके से योगी आदित्यनाथ जब आए दिल्ली तो वो उल्टा मोदी जी को ही फांस कर चले गए। बिल्कुल, तो ये तमाम मुद्दों से भागने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुद्दे तो जनता के अपने मुद्दे हैं ही, और वो चुनाव में उन्हीं मुद्दों के आधार पर ही वोट देगी। तो आप जो दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित डीबी लाइव की विशेष कवरेज है, आप उसको देखते रहिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स देखते रहिए,